राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। विश्व में उन्नत सभ्यताओं की जननी भारतवर्ष है और प्राचीनतम सभ्यताओं का प्रादुर्भाव भी भारत भूमि में हुआ। वैदिक काल में सर्वप्रथम सरस्वती नदी के किनारे नगर सभ्यता ने पांव पसारे और यहां से धीरे धीरे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के रूप में विस्तारित हुई। सरस्वती नदी के तट पर उन्नत नगर सभ्यता का विकास जितना रोमांचक है, उतनी ही रहस्यमयी सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। यह विश्व की उन चुनिंदा लिपियों में से है जिसे सदियों बाद भी उद्घाटित नहीं किया जा सका है। वृहत्तर अखंड भारत के एक बड़े भूभाग में प्रचलित रही यह लिपि पूरा लिपि विशेषज्ञों के लिए अभी भी अबूझ पहेली है। सरस्वती सिंधु लिपि को उद्घाटित करने के लिए इनाम भी घोषित किए गए हैं। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई सभ्यताओं की अपनी लिपियां थीं, जिन्हें समय के साथ पुरालिपि विशेषज्ञों ने पढ़ लिया। किंतु करीब 8000 वर्ष पुरानी विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे सैंधवी सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर अखंड भारत में 1920 से 1921 में खोजा गया था। इसके बाद अखंड भारत एवं बाद में विखंडित भारत के अनेक स्थानों पर सिंधु लिपि मुख्य रूप से मोहरों, सीलों और अन्य वस्तुओं पर पाई गई है। इसमें लगभग 400 से 450 प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, जिनमें मानव और पशु आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां और सरल रेखीय चिन्ह शामिल हैं। लेकिन एक सदी बाद भी कोई रिसर्चर इसकी लिपि की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता लिपि की प्रकृति को लेकर भाषाविद और भारतविदों में असहमति है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भारतविद प्रोफेसर माइकल विट्जेल और अन्य ने 2004 में दावा किया था कि सरस्वती सिंधु लिपि शायद भाषाई नहीं रही होगी। वहीं कुछ का मानना है कि सरस्वती सिंधु लिपि काफी हद तक भाषाई थी
और इसे द्रविड़ सहित अन्य सभ्यताओं की भाषाओं से संबंधित बताते हैं। प्रोफेसर विट्जेल इसके पीछे दो वजह बताते हैं। पहली, हम यह नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता में कौन सी भाषा बोली जाती थी। दूसरी, हमें यह भी नहीं मालूम कि सरस्वती सिंधु संकेतों भाषाई थे भी या नहीं। वह आगे कहते हैं, उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से जाहिर होते हैं, जैसे कोई बीज या हल वगैरह। लेकिन पेड़ में गिलहरी या तालाब में बतख का क्या मतलब है? इसको लेकर जितने भी प्रयास किए गए, उनका अब तक कोई उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई की डॉक्टर निशा यादव ने भी कुछ समस्याएं जाहिर की। उनके अनुसार सरस्वती सिंधु लिपि की संक्षिप्तता, द्विभाषीय या बहुभाषीय टेक्स्ट की कमी भी इसके पीछे वजह है। वहीं रिटायर्ड प्रोफेसर परपोला के मतानुसार हड़प्पन भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और करीब 20 जनजाति भाषा से ताल्लुक रखती है। कुछ वर्ष पूर्व आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने दावा किया था, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी पुरानी है। वैज्ञानिकों का यह शोध प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ था। शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के बड़े हिस्से में था। यह लुप्त हो गई सरस्वती नदी के किनारे से लेकर सिंधु नदी के किनारे तक बसी थी। रिसर्च में यह भी सामने आया था कि इस सभ्यता को अपने आखिरी चरण में खराब मौसम का सामना करना पड़ा था। इसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया, बस्तियों के खाली हो जाने और बाद में सभ्यता के लुप्त हो जाने से उनकी लिपि भी लुप्त हो गई। हालांकि इसके पूर्व सरस्वती सिंधु लिपि के बारे में पुरालिपिविदों ने कई तरह के प्रयासों से लिपि उद्घाटित हो जाने का दावा किया। सबसे पहले 1925 में एले वाडेल ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। उनकी मान्यता थी कि सुमेरी लोग तथा वैदिक आर्य एक ही वंश के थे। उन्होंने सरस्वती सिंधु लिपि को सुमेरी लेखों के आधार पर पढ़ने का प्रयास किया और इस लिपि में कुछ वैदिक देवताओं को भी खोज निकाला। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के भारत पुराविद फादर हेरास ने का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे, इसीलिए उनकी भाषा भी द्रविड़ परिवार की प्राक तमिल होना चाहिए। 1931 ईस्वी में लैंगडन एवं बाद में सीजे गैड्स तथा सिडनी स्मिथ ने इन लेखों को संस्कृत भाषा के निकट माना है। प्रसिद्ध मिस्र पुराविद फ्लिंडर्स पेट्री ने मिस्री लिपि के साम्य के आधार पर सरस्वती सिंधु लिपि में केवल भावचित्रों की ही कल्पना की। पेट्री का मत था कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की इन मोहरों पर केवल अफसरों की पदवियां अंकित हैं। प्रथम महायुद्ध के जमाने में प्रसिद्ध पुरालिपिविद रोजनी ने 1939 में सिंधु लिपि के बारे में लेख किया। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग प्राक हिंदी थे, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार के थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु लिपि में हिती भाषा को खोजने का असफल प्रयत्न किया। इटली के प्रसिद्ध पुराविद मेरिग्गी ने पेट्रो की इस केवल भावचित्रों वाली मान्यता को अस्वीकार करके सिंधु लिपि को भावचित्रों और ध्वनि संकेतों से युक्त एक मिश्रित योजना माना। उन्होंने कुछ संकेतों को भावचित्र माना
और कुछ संकेतों को ध्वनि संकेत। उन्होंने इसके बाद सिंधु लिपि के अंत्य प्रयत्नों का अध्ययन करके उसमें विभक्ति संकेतों की भी खोज की। जब मेराग्घी ने अपनी इस योजना के अनुसार सिंधु लिपि को पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें इन लेखों में कृषि से संबंधित बातों की ही प्रधानता दिखाई दी। 1934 में दे हेवेसी ने सिंधु लिपि को ईस्टर द्वीप की लिपि के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और संकेतों का साम्य दर्शाने के लिए इन दोनों लिपियों में से 48 संकेतों की एक तालिका भी प्रकाशित की, किंतु समयाविधि, स्थान और संख्या में साम्य स्थापित नहीं कर पाए। एक तो हेवेसी ने दोनों लिपियों के केवल 48 संकेतों में ही समानता दर्शाई है, जबकि सिंधु लिपि में संकेतों की संख्या इससे 8 गुना अधिक है। दूसरा, ईस्टर द्वीप की लिपि 1000 साल से अधिक पुरातन नहीं है, जबकि सिंधु लिपि लगभग 5500 साल पुरानी है। तीसरे, ईस्टर द्वीप, प्रशांत महासागर और सिंधु प्रदेश के बीच इतनी अधिक दूरी है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के इतनी दूर अपनी इस लिपि को ले जाने पर संशय होता है। भारतीय विद्वान आई महादेवन ने कंप्यूटर की सहायता से इसे पढ़ने की कोशिश की। कृष्ण राव ने सैंधव लेखों की संस्कृत से साम्यता स्थापित की है। डॉक्टर फतेह सिंह एवं डॉक्टर SR राव ने भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया है। हाल ही में बिहार के 2 प्रशासक विद्वानों अरुण पाठक एवं NK वर्मा ने सैंधव लिपि का संथालों की लिपि से तादात्म्य स्थापित किया है। उन्होंने संथाल आदिवासियों से अलग अलग ध्वन्यात्मक संकेतों वाली 216 मोहरें प्राप्त की, जिनके संकेत चिन्ह सिंधु घाटी में मिली मोहरों से काफी हद तक मेल खाते हैं। इसके बावजूद भी सिंधु लिपि को पढ़ पाने में असफल है। सबसे पहले जनरल कनिंघम ने 1856 में हड़प्पा की यात्रा करके वहां से कुछ मोहरें प्राप्त की थीं, जिन पर सिंधु लिपि के संकेत उत्कीर्ण थे। कनिंघम इन पुरावशेषों के महत्व को समझ तो गए थे, किंतु वे हड़प्पा के अन्वेषणों को आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने 1975 में इन मोहरों में से कुछ को प्रकाशित करके ही संतोष कर लिया। सरस्वती सिंधु लिपि में कई कठिनाई हैं। इस लिपि का ऐसा कोई लेख अब तक नहीं मिला है जिसमें 26 से अधिक संकेत हों। मोहरों पर लिपि संकेतों के साथ पशु पक्षियों की जो आकृतियां उत्कीर्ण हैं, उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि सरस्वती सिंधु लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। यह भी पता चलता है कि जहां लिपि संकेत 2 पंक्तियों में है, वहां पर व्युत्क्रफीदान पद्धति से उन्हें लिखा गया है, यानी पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी गई है और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर को। सिंधु लिपि में लगभग 400 संकेतों का प्रयोग होता था, किंतु एक ही संकेत के विविध रूपों को छोड़ दिया जाए तो इन संकेतों की संख्या लगभग 250 रह जाती है। पुरालिपिविद मानते हैं कि इतने अधिक संकेतों वाली लिपि वर्णमालात्मक तो नहीं हो सकती। वहीं चित्रलिपि या भावचित्रात्मक लिपि के लिए भी इतने संकेत पर्याप्त नहीं हैं। जहां ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों को पढ़ने में सफलता मिली है, वहीं सिंधु लिपि को पढ़ने में आने वाली चुनौतियां आज भी शोधकर्ताओं को प्रेरित करती हैं। भारत की ये लिपियां
न केवल हमारे अतीत की गौरवशाली कहानियां बताती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे भाषाई और सांस्कृतिक विकास ने मानवता को समृद्ध किया। अक्षर अनन्य में आज चर्चा करेंगे लेखिका सहाना सिंह की पुस्तक भारत की शैक्षिक धरोहर की, जो कि भारतवर्ष में नष्ट हो चुकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करती है। यह पुस्तक उस अद्वितीय प्राचीन व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की भी बात करती है। पुस्तक में यूरोपीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से बहुत पहले भारत में ज्ञानार्जन के बहुविषयक केंद्र के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्होंने विश्व भर में ज्ञान क्रांति को बढ़ावा दिया। यह पुस्तक भारत की महान शैक्षिक विरासत को कालक्रमानुसार दर्शाने की आवश्यकता को पूरा करती है। यह पुस्तक उस अद्वितीय प्राचीन व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की भी बात करती है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि गुरुओं और आचार्यों द्वारा पीढ़ियों तक छात्रों को ज्ञानार्जन का सौभाग्य मिलता रहे। लेखिका कहती है, जब तलवारों ने रक्त से अपनी प्यास बुझाई और अकाल ने भूमि को तबाह कर दिया, तब भी भारतीय अपनी प्रज्ञा पर टिके रहे कि ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। लेखिका ने वाचिक इतिहास, स्थानीय विद्या, यात्रा वृतांत, उत्तरजीवी साहित्य, शिलालेख, संरक्षित पांडुलिपियों और विद्वानों व जनसाधारण के जीवन वृत्तांत से जानकारी एकत्र की है। ऐतिहासिक रूप से यह पुस्तक प्राचीन भारत की परंपराओं से लेकर इसकी विरासत के जानबूझकर विनाश करने तक के एक वृहत काल को अंकित करती है। आम्बिकेय विष्णु पुराण के अनुसार शाक द्वीप का एक पर्वत है। आम्बिकेयस तथा रम्य केसरी पर्वतोत्तम। वराह पुराण के 86वें अध्याय के अनुसार शाक द्वीप के 7 प्रमुख पर्वतों में से एक। इसे विभ्राच नाम से भी जाना जाता है। शाक द्वीप 7 द्वीपों में से एक है जिस पर मेधा तिथि का शासन था। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।